हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे ईवीएस की एनसीईआरटी बुक क्लास 5 के लेसन नंबर 1 है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। चलिए डिस्कस करते हैं। हम डायरेक्ट अपने जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यानी कि पेडागोजिकल और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा उसको डिस्कस करते हैं। सभी पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। चलिए अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये जो दिया हुआ है, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना। जानवरों की अजब दुनिया, यानी जानवरों में भी कितनी विभिन्नता होती है। वो चीजों को किस तरीके से देख के, सुन के, सूंघ के और महसूस करके चीजों को ढूंढते हैं। चलिए ये हमारा पेडागोजिकल टर्म से डिस्कस करते हैं। इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा। कि ये छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, यानी क्लास 5 की बात की जा रही है। इन बच्चों में जानवर के प्रति काफी उत्सुकता होती है। तो जो बच्चों के अपने अनुभव होते हैं, उनके अनुभवों को क्लास में चर्चा के टाइम हम उन्हें शामिल किया जाएगा, और ताकि जो चर्चा को काफी रुचिपूर्ण होगा। जानवरों के बारे में बच्चों जो भी अपने परिवेश में देखा है उसको अपने अनुभव के आधार पर चीजों को बताएंगे। कुछ अवलोकन को हमें बच्चों को बारीकी से और धीरज करने का भी अभ्यास हम सिखा सकते हैं इस लेसन के माध्यम से। चलिए अगला ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे डिस्कस करते हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली जो चींटियां हैं उनको आसानी से रास्ता मिल जाता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की जो गंध होती है उसे भी आसानी से पहचान लेते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मच्छर जो है वो मनुष्य के शरीर की जो गंध होती है, खासकर उसके जो पैरों के तलवे की ओर, यानी कि शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है आसानी से। अगले पॉइंट्स पे कायम, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह जो है वो बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि ये जो कुत्ता है वो उसके इलाके का है या फिर बाहर का कुत्ता आया है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों से कहेंगे, उदाहरण देखिए कि जो खाने की गंध है उसके खराब होने का हमें कैसे पता चलता है, और किसी चीज के जब जलने का हमें कैसे पता चलता है। तो बच्चे सूंघकर चीजों को पता कर सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा और अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई थी। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी थी। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी थी, और अपने बेटी की पोटी धोने के बाद वे दीपक की जब पोटी को साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह और नाक को दुपट्टे से ढक लिया। बताया गया कहानी के माध्यम से। चलिए पेडागोजिकल टर्म से डिस्कस करते हैं। सुशीला के उदाहरण से जो आम परिवार में होने वाली स्थिति को भी दर्शाया गया है, और चर्चा करके बच्चों की ये भी समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी की गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं कि जब हमारा मन उसको गंदा मानता है, तब वो चीजें हमें गंदी लगती है। अगर हम अपना मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती, जैसा सुशीला और रजनी की कहानी में बताया गया है। किसी भी गंध जो होता है वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड होती है कि वो चीजें गंदी है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों करते हैं? ज्यादातर पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था। ज्यादातर जो पक्षियों की जो आंखों की जो पुतली होती है वो मनुष्यों की तरह हिल नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर ही जो आसपास की चीजें होती है उसे आसानी से देख लेते हैं। चलिए अगला जो हमारा पेडागोजिकल टर्म से डिस्कस करते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा जो है वो भी बढ़ जाता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को ये भी बात समझने में आसानी होगी कि एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को ये अनुभव कराए कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में क्या अंतर होता है, यानी कि बच्चों से हम कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी जो है वो 8 मीटर की दूरी से आसानी से देख लेते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी
डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जो जानवर है कुछ रंग देख पाते, जबकि रात में जागने वाले जो जानवर है वो हर चीज को सफेद या फिर काली ही देखते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस कर। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके भारी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है आसानी से। जो सांप होते हैं उनके भारी कान नहीं होते और जो जमीन में कंपन होती है सांप उन्हें आसानी से सुन पाते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर और चीता को देखकर एक खास तरह की आवाज निकालकर अपने जो साथी हो उन्हें संदेश देता है कि चीता या फिर शेर आ गए हैं। तो इस काम के लिए पक्षी भी क्या है, अपनी अलग अलग खास तरह की आवाजें निकालते हैं और अपने साथियों को बताते हैं और जो मुसीबत होती है उससे आगाह करवाते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले जो दुश्मन है उनके लिए एक तरह की आवाज निकालते हैं और जो जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं। इसमें यही कहे कि जानवर भी अलग अलग मुसीबतों के समय अलग अलग तरीके की आवाजें निकालते हैं। और उसी प्रकार से अगले पॉइंट्स में कहा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की जो तरंगों से देती हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है। ये चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्टली मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को वो आसानी से समझ लेते हैं कि जानवर किस प्रकार से ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। वे जानवरों की हरकतों को देखकर पहचान लेते हैं या तो भूकंप आएगा या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार उस जाति के लोग जो है वो आसानी से सुनामी के कहर से अपनी जान को बचा पाए। यानी कि कहा जाता है कि जो जानवर है वो भी जब मुसीबत आती है अलग अलग चीजें अलग अलग हरकतें करते। जो आदिवासी जो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं वो जानवरों की हरकतें देखकर आसानी से भाप लेते कि कोई मुसीबत आने वाली है या क्या भूकंप आने वाला है, तो इसलिए वो जगह को छोड़कर चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए और वो उस मुसीबत से बच जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती है आपस में। वैज्ञानिकों का यह मानना था कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जिस तरह मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसी प्रकार जानवरों में भी वो अपनी भाषा में एक दूसरे से बातें करते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर हमें दिखाई नहीं देते। जैसे छिपकली को आपने देखा होगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकली कहीं गुम हो जाती है? सोचो कि ऐसा वो क्यों करती होंगी। बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि वो छिपकली दिखाई नहीं देती, ऐसा वो क्यों करती होगी। चलिए डिस्कस करते हैं पेडागोजिकल टर्म को। पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए जिनमें उनकी संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार भी हम पढ़ा सकते हैं, टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम दिखाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं ताकि बच्चों में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो। बच्चों में जानवर के प्रति उत्सुकता जिज्ञासा प्रेरित हो कि जानवर भी किस प्रकार के देखने सूंघने और महसूस करने की उनमें क्षमता होती है। जिस प्रकार मनुष्य अपना जीवन जीते हैं उनकी भाषा होती है, उसी प्रकार से जानवरों की भी अपनी भाषा होती है जो अपने लोगों को वो समझाते हैं और कोई भी मुसीबत आने पर वो चीजों से आगाह भी करवाते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। स्लोथ के बारे में डिस्कस करते हैं। स्लोथ ये भालू जैसा दिखते हैं पर भालू नहीं होते। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि इनका भोजन ही उसी पेड़ पे मिल जाता है इन्हें पत्तों की सहायता से। जब ये अपने पेड़ के जो सारे पत्ते उन्हें खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। जो स्लोथ है वो सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। स्लोथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह इस तरीके से दिखेगी। स्लोथ के सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे में इस प्रकार से दिखेगी। और उसी प्रकार से छिपकली के लिए सर्दियों में या घड़ी कैसी दिखाई देगी, वो हमें सफेद दिखाई देगी क्योंकि जो छिपकली होती है वो सर्दियों में हमें दिखाई नहीं होती, गहरी नींद में चली जाती है। चलिए पेडागोजिकल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जानवर के सोने और जागने के समय को 24 घंटे की घड़ी में हम बताकर बच्चों को जो तिहाई चौथाई आदि की समझ भी विकसित कर पाते हैं कि 2/3 3/4 ये तिहाई कितना होता है। तो तिहाई के बारे में छात्रों में समझ और उत्पन्न की
जा सकते हैं और उन्हें बताया जा सकता है। चलिए बाघ के बारे में डिस्कस करते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है आसानी से। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को आसानी से भाप लेती है और उसे शिकार की जो बिल्कुल सही स्थिति का भी आसानी से पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में जो रास्ता ढूंढने में भी काफी मदद मिलती है बाघों को, और वो अपनी जान को बचा लेते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को आसानी से पहचान लेता है कि फिर उस इलाके में उस बाघ को घुसना है या फिर नहीं घुसना है। ये उस बाघ की मर्जी होती है इस इलाके में जाना है या नहीं जाना। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज भी बदलते रहते हैं। जैसे गुस्से में अलग तरह की आवाज निकालते हो, जब बाघिन को बुलाना हो तो वो अलग तरह की आवाज निकालते हैं, जब कभी कराना हो या कभी घुर्राना हो तो अलग तरह की आवाज निकालते हैं। जो बाघ का घुर्राना है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है आसानी से। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई जो आवाज है उसमें भी डिफरेंट कर सकता है और अंतर कर लेता है और भाप लेता है, या पत्ते हिले या फिर कोई शिकारी आ रहा है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा ये अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं और अपनी कोई अलग अलग मुसीबतों के समय जो आवाज होती है उन्हें पहचानते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सबके बावजूद भी आज वे खतरे में पड़ गया है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, गेंडों को उनके सींग के लिए मार दिया जाता है और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहा जाता है, पर अभी सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि किसी भी जानवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना बिल्कुल भी मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते और न ही किसी जानवरों को मार सकते हैं। चलिए अगले पेडागोजिकल टर्म को डिस्कस करते हैं। बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण पोचिंग जंगलों का विनाश आवास बनाने के लिए जंगलों में आग लगा दी जाती है। सब चीजों के बारे में चर्चा करने से बच्चे जो बॉक्स में दी गई जानकारी उसे आसानी से समझ सकेंगे और बता पाएंगे किस तरीके से हमारे देश में शिकारियों के द्वारा जानवरों को मार दिया जाता है, पर सरकार के द्वारा अब उन्हें बचाया जा रहा है। अलग अलग नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं जहाँ पे जानवरों को सुरक्षित रखा जाए, उनके प्रजाति को कोई विनाश न कर सके। ये आपको एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को क्लास में आप करवा सकते हैं आसानी से। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, पेडागोजिकल टर्म थी, वो सब मैंने आप बता दी है और अगली क्लास में अगले लेसन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, मैथड से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने